कल हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, जिसमें हमने कुछ एनालिसिस किए थे कि बॉडी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, मीडियम के अंदर हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होगा, वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। इसके बाद का जो हम आज नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वही है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। पढ़ना क्या है इसमें, देखो मान लो कल की तरह आज अगर कोई ऑब्जेक्ट मीडियम के बाहर, मान लो ये कोई बर्ड है, ये यहां है, देखो जब ये इस वाटर सरफेस के ऊपर आता है तो इस सरफेस के अंदर मान लो यहां कोई फिश है, मछली है, इसको ऐसा लगता है कि ये बर्ड कहाँ है। देखो ये लाइट यहां से निकलती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो नॉर्मल से दूर हटती है। अब देखो यहां से जो लाइट जाएगी ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है, ऐसा पढ़ा हमने। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखने वाला ये है ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट। तो जब यहां से लाइट आएगी, इसको हटा देते हैं यहां से जब कोई लाइट आएगी तो ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये देखो इस पाथ पे जाने की बजाय ये यहां चली गई। अब इसको यूं लगता है कि ये बर्ड यहां नहीं होकर इस लाइन को हम स्ट्रेट ले जा रहे हैं, ये है यहां, इस वजह से ये यहां ऊपर आएगा सांस लेने के लिए, क्योंकि इसको क्या अपरेंट हाइट फील हो रही है। अगर इसकी हाइट है h तो इसको फील होती है h डैश। जो रियल हाइट है वो h है, मतलब ये वाटर सरफेस के पास है, लेकिन इसको जो फील होता है वो है h डैश है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर आएगा और ये इसको पकड़ लेगा। तो कल जो फॉर्मूला था कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है d अपॉन डी डैश, वो यहां चेंज होके हो जाता है म्यू इज इक्वल्स टू h डैश बाई h। यहां h डैश क्या है, ये है एपरेंट हाइट और h क्या है, रियल हाइट। ये था नेक्स्ट केस, उसी में रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में, कि अगर ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर होने की बजाय बाहर हो तो म्यू का फॉर्मूला हम किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे। फिर एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि मान लो किसी बीकर में 2-3 मीडियम एक साथ भरे हुए हैं, किस तरह से, देखो मान लो ये नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट डेप्थ ऑफ मिक्स मीडियम। ये कोई बर्तन है जिसमें यहां तक D1 हाइट तक एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा D2 हाइट तक दूसरा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, D3 हाइट तक ये लो, ये है D3, ये है D2, ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ3 है। ये सब कैसी डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। मान लो ये तीनों मिला के 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कितना भी है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से कोई ऑब्जर्वर जब देखता है इसको कितनी हाइट फील होगी। हमने कल क्या पढ़ा था कि कोई मीडियम अगर D तक भरा हुआ हो तो इसके लिए म्यू इज इक्वल्स टू D बाई डी डैश लिया जाता है, जहां पे D है रियल डेप्थ और D डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो D डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, D अपॉन म्यू। अब फर्स्ट मीडियम के लिए होगा D1 अपॉन μ1,
इसकी जो अपरेंट डेप्थ होगी वो होगी d2/μ2 और इसकी जो अपरेंट डेप्थ होगी वो होगी d3/μ3। अब जो इसकी अपरेंट डेप्थ है कंबाइंड, वो हम कैसे दे सकते हैं, d डैश इज इक्वल्स टू d1 डैश प्लस d2 डैश प्लस d3 डैश। अब कंबाइंड क्या मिलेगा, d1 डैश कितना है, d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3। ये क्या है, इसकी कंबाइंड। मन में दो सवाल उठ सकते हैं कि क्या हमें इसको यूं करना है, या म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, d/d डैश। तो d डैश इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, d/μ। अब d तो क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3, ये लो d1 प्लस d2 प्लस d3, और म्यू क्या है, d/d डैश। d/d डैश है म्यू, तो पहले मीडियम का कितना है, d1/μ1, सॉरी म्यू होता है d/d डैश, तो पहले का होगा d1 डैश, लेकिन ये निकालना है तो ये इस प्रोसेस से हम इसलिए सोल्व नहीं कर सकते कि यहां जो म्यू हम लिखेंगे ये फिर से आएगा d/d डैश, यहां भी d डैश है, यहां भी d डैश है, तो इस फॉर्मूले में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट म्यू किससे दे सकते हैं, d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3। इसी रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन आगे वहां नहीं है, सिर्फ डायग्राम देकर छोड़ रखा है। प्रैक्टिकल में भी आता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखिए ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई ग्लास स्लैब है ये, जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है T, ठीक है। अब यहां कोई लाइट आती है इस सरफेस पे, तो हम ये पढ़ते हैं, मान लो I एंगल से आती है, कितने एंगल से आती है, I से। अब ये जानी तो चाहिए थी स्ट्रेट यूं, लेकिन जब एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, तो ये कुछ इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब जब ये दूसरी सरफेस पे आती है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब ये जानी तो चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जाते वक्त ये नॉर्मल से दूर हटती है। अब ये इस पाथ को फॉलो करेगी। देखो, एक बार नॉर्मल की तरफ आती है, एक बार नॉर्मल से दूर हटती है, लेकिन इस प्रोसेस में ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएट हो गई है, कुछ डिस्प्लेस हो गई है। जाना था इसको यहां, लेकिन चली गई है ये यहां। जितने इस डिस्टेंस से ये साइड में चली जाती है, जितनी डिस्प्लेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें इस प्रोसेस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं ये, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं D। देखो ये एंगल I है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, R। अब ये अगर R है, ये I है, तो ये कितना होगा, मान लो ये 60 है, ये 40 है, तो कितना इधर हुआ है 20, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, I माइनस R। हम पहले ये ट्राइंगल लेंगे और फिर दूसरा, दो फॉर्मूले लगाते ही हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल, इसमें हमें ये दिया हुआ है T और ये हमें दिया हुआ है R। और जो नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे वो लेंगे ये लाइन हमने 90 के एंगल पे ली है, ये एंगल है I माइनस R। इसको हम बोल देते हैं D। इसको D बोल रखा है, तो इसको चलो कुछ और बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं H। ये क्या है, H। अब देखिए इस ट्राइंगल में थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, बेस। तो अगर ट्राइंगल में हम कोस थीटा ले तो आएगा B/H, तो आएगा T/H।
यहां से h क्या ले सकते हैं, t अपॉन कोस r, या h इज इक्वल्स टू है t सेक r। ठीक है, ये कितना मिल गया, t सेक r। अब बात करते हैं इसकी। देखो ये जो लाइन है h, ये कितना मिल चुका है हमें, t सेक r। ये है 90 के सामने है h, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हमने क्या बोल रखा है, d। ये रहा d। अब यहां जब हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा आएगा साइन i माइनस आर p अपॉन h। p कितना है, d है, और h कितना है, t सेक r है। तो d इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, t साइन i माइनस आर इंटू सेक r। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कितना मिलता है, t सेक r साइन i माइनस आर, या t साइन i माइनस आर सेक r। फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूले पर भी दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से देखो क्या किया है, ये लाइन यहां से आती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और फिर से नॉर्मल से दूर हटी। इस एंगल को हमने नाम दिया है r, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने अभी ये लिखा कि ये कोई ग्लास स्लैब है, यहां से जब लाइट आती है तो एक बार नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और एक बार नॉर्मल से दूर हटती है, लेकिन इस प्रोसेस में ये कुछ साइड में हो जाती है। इस डिस्प्लेसमेंट को कैसा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी, अभी आया था d इज इक्वल्स टू टी सेक r साइन i माइनस r। देखो इस सेक r को अगर नीचे लाकर लिखते हैं तो क्या बनता है, कोस r। साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, इसको लिखते हैं साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन i कोस r माइनस कोस i साइन r। अब अगर दोनों के साथ में इसको लें तो लिखा जाएगा d इज इक्वल्स टू टी साइन i माइनस साइन r अपॉन कोस r को क्या लिखेंगे, टेन r, तो ये आएगा कोस i टेन r। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इस फॉर्मूले को भी काम में लेके न्यूमेरिकल आ सकता है, और d इज इक्वल्स टू टी साइन i माइनस कोस i टेन r, इस पे भी आ सकता है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का किसी भी तरह का क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। ये था रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। अब इसी का एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या है कि कोई लाइट बीम रिफ्लेक्ट होने की बजाय किसी स्पेशल कंडीशन में रिफ्रैक्शन शो करने लगती है। कैसे, नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है, देखो हम ये जानते हैं कि अगर कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो मान लो ये यहां से जा रही है, तब तो ये नॉर्मल से दूर हटती है, इधर जाएगी। अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। यहां इस पॉइंट को काम में लेंगे कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो नॉर्मल से कहां हटती है, दूर। तो मान लो ये कोई मीडियम है, देखो ये यहां से लाइट जा रही थी, जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। ये फर्स्ट केस है, चलो ये इससे कुछ ज्यादा है ये। अब ये जानी चाहिए थी यहां, लेकिन ये चली जाती है इधर।
नॉर्मल से कहाँ हट गई, दूर। ये लो फिर से सेकंड केस। थर्ड केस है, अगर और ज्यादा बढ़ा दें, अब ये इस सरफेस के ऊपर ही चली जाती है यूं। ये एंगल मान लो है कितना भी, अब यहां से ये कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुई है, 90 डिग्री के एंगल से। अगर इसके बाद एंगल इंक्रीज किया जाए तो ये वापस इसी मीडियम में आ जाती है। मतलब इन दोनों प्रोसेस में क्या है, रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्रैक्शन है, इस प्रोसेस में क्या है, रिफ्लेक्शन है, और ये बीच की क्रिटिकल स्टेज है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, when a light is going from denser medium to rarer medium then it will bend away from the normal। कि जब कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ हटती है, आ रही है साइड में। इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं, then at a particular condition it will move at the surface of medium। ये सरफेस के मीडियम के ऊपर फ्लोट करने लगती है। After it, if we are going to increase the angle of incidence, then it will bend away to the same medium। तो इसके बाद ये सेम उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को, जो क्रिटिकल पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पर ये सब कुछ होता है, मतलब जिस पोजीशन पे ये क्रिटिकल स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये है क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है। सेकंड मीडियम है एयर और फर्स्ट मीडियम है ये। अगर इस प्रोसेस के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जाए तो स्नेल्स लॉ क्या है, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। μ2 है सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम क्या है, एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं, 1। μ1 कितना मान ले इस मीडियम का, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सी है, तो यहां आएगा साइन सी। आर कितना है, 90 है, तो यहां आएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको हम अगर उल्टा कर दें तो म्यू इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन सी। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी मिनिमम दो रिक्वायरमेंट है। पहला कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हो, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, इसके बाद में ही रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। रिक्वायरमेंट है नंबर 1, लाइट मस्ट हैव टू गो इन रेयर मीडियम from denser medium, and number 2, angle of incidence must be greater than equals to C or critical angle। इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कहां से निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी से। कैसे, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो, म्यू है इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। यहां से हम साइन सी क्या लिख सकते हैं, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, या सी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ठीक है। एक और बात, साइन 0 की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0। साइन 30 की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1/2 या 0.5। साइन 45 की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1/√2, या इसको बोलते हैं 0.7। साइन 70, साइन 60 की वैल्यू कितनी लेते हैं, √3/2, या इसको हम बोलते हैं 0.6। और साइन 90 की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1। अब इन दोनों की हेल्प से हम अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। कैसे, देखो, नंबर 1, फॉर वाटर। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। अब वहां जो फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का वो है साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो अपॉन म्यू का मतलब यहां 4 आएगा और 3 आएगा यहां।
3/4 का मतलब होता है 0.75, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0.75। साइन में कितने पे 0.75 है, देखो साइन 45 है 0.70, अब 0.75 इससे कुछ ज्यादा है, और साइन 60 है 0.86, इससे कुछ कम है। अब यहां कितना है 0.75 है, तो 45 से ज्यादा होगा और 60 से क्या होगा, कम होगा। 0.75 ज्यादा पास में किसके है, इसके है। तो यहां जब हम कैलकुलेट करते हैं तो C की वैल्यू मिलती है 49 डिग्री, मतलब जो वाटर के लिए है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वो कितनी होती है 49 डिग्री। दूसरा हम पढ़ते हैं ग्लास के लिए, फॉर ग्लास, ग्लास के लिए म्यू इज इक्वल्स टू होता है 3/2। कांच है, अब इसके लिए निकालना चाहे तो C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू, तो म्यू कितना लिख देंगे 3/2। अब 2/3 का मतलब कितना होता है 0.66, तो C आएगा साइन इनवर्स 0.66। अब देखो साइन में 0.66 कहां आता है, 0.66 0.70 से कम है और 0.5 से ज्यादा है, ज्यादा पास में किसके है, इसके है। यहां जब C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ऑलमोस्ट मिलती है 42 डिग्री। याद रखेंगे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल है 49, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल है 42। अब चलते हैं फॉर डायमंड, फॉर डायमंड, डायमंड के लिए म्यू इज इक्वल्स टू होता है 12/5, तो C इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू मतलब 12/5। अब C इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू 0.4। देखो 0.4 कहां है, इससे कम है, इससे भी कम है, 0 से ज्यादा है और 0.5 से कम है, ज्यादा पास में किसके है 0.5 के। जब यहां से C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो डायमंड के लिए ये मिलती है 24 डिग्री। ये तीनों क्रिटिकल एंगल हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आए तो उसको हम सिर्फ यहां म्यू की वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल है 49, ग्लास के लिए है 42 और डायमंड के लिए है 24। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कोनिकल वर्ड ऑफ फिश, कि कोई फिश जो है, मछली जो है, जब वाटर सरफेस से बाहर की तरफ देखती है तो उसे जो वर्ड है या जो दुनिया है वो किस तरह की दिखती है, कोनिकल शेप की। कैसे, देखो मान लो ये कोई वाटर सरफेस है, इसमें यहां ये फिश है। अब मान लो यहां का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। जब ये फिश यहां देखती है तो नॉर्मल है, तो लाइट बीम सीधे बाहर आती है। अगर ये देखती है यहां, तो जब लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो अब ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हटती है। थोड़ा और आगे जब देखती है, यहां जानी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन इधर देखती है। इसके बाद की जो लाइट है वो अब बाहर जाने की बजाय इस सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करने लगती है, मतलब अब इससे बाहर कोई लाइट भी नहीं जाएगी। फिश जो मैक्सिमम देख सकती है वो यहां तक का पॉइंट है। यूं ही एक पॉइंट मिलता है हमें इस साइड में, तो यहां जो फिश का वर्ड है वो मिलता है इस शेप का, जिसको हम कौन सा वर्ड बोल सकते हैं, दिस इज कोनिकल वर्ड। तो यहाँ जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोनिकल वर्ड ऑफ फिश, कि मछली को जो दुनिया दिखती है कोनिकल शेप की, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमसे जो चीजें पूछी जाती है वो एक तो पूछता है इस कोन की रेडियस, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, रेडियस ऑफ कोनिकल वर्ड ऑफ फिश। देखो मान लो ये h डेप्थ पे है, या बोल दें कि ये d डेप्थ पे है,
चाहो तो H बोल सकते हो, चाहो तो D बोल सकते हो। ये H है। अब इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद लाइट बीम बाहर नहीं गई है। इसको अगर हम यहां मिला दें तो देखो ये H है और ये R है, ये C है। इस ट्राइंगल को मैं इस साइड में ड्रॉ करता हूं, इस आधे वर्ड को यहां से हटा देते हैं। देखिए ये कॉनिकल वर्ड है इसका। इस तरह का ट्राइंगल यहां है जिसमें इसको हमने C कहा है, ये H है और ये क्या है, R है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। अगर हम लेना चाहें डायरेक्ट साइन C, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H। अब इसका ये कितना है, रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, तो यहां से साइन C आएगा R अपॉन रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला जो है, अभी हमने ये पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए म्यू इज इक्वल्स टू लेते हैं 1 अपॉन साइन C। तो साइन C इज इक्वल्स टू हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू। ये भी साइन C है और ये भी साइन C है, दोनों साइन C है, तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं R अपॉन रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू R इज इक्वल्स टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो म्यू स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस प्लस के R स्क्वायर को अगर इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा, माइनस R स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर आएगा कॉमन और यहां बचता है R स्क्वायर। R स्क्वायर आएगा कॉमन और बचता है म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। या यहां से हम R दे सकते हैं H अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज कोनिकल वर्ड ऑफ फिश। अब नॉर्मली जो हम जानते हैं वो ये कि फिश हमेशा कहाँ रहती है, वाटर सरफेस के अंदर, पानी के अंदर। तो यहां अगर हम म्यू की वैल्यू 4/3 रख दें तो क्या होगा। पहली चीज यहां से फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि फिश किसी एक्वेरियम में है जिसका म्यू इतना है, तो म्यू चेंज हो सकता है। तो डायरेक्ट रेडियस किस फॉर्मूले से लेंगे, R इज इक्वल्स टू H बाई रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। H क्या है यहाँ, ये डेप्थ है। अब अगर इस म्यू की वैल्यू को 4/3 हम यहाँ पे पुट कर दें तो देखो R इज इक्वल्स टू आएगा H अपॉन रूट 4/3, तो आएगा 16/9 माइनस 1। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, H एलसीएम आएगा 9, 16 माइनस 9। अब ये 9 अगर ऊपर जाएगा तो रूट के बाद आएगा 3 और ये आएगा 7। तो जो कोनिकल वर्ड ऑफ फिश, अगर मछली पानी के अंदर हो तो उसके कोनिकल वर्ड का जो रेडियस है वो मिलता है 3H अपॉन रूट 7। किसी भी क्वेश्चन में H हमें दिया हुआ होगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी आएगा कि फिश जो है वो 4 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, मतलब H डायरेक्ट कितना दिया हुआ होगा, 4 सेंटीमीटर। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ होगा कि ये 4 होगा, ये हमें 3 मिल रहा होगा, ये हमें 5 मिल रहा होगा। अगर क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लें कि क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहा है या डायरेक्ट इसी से रेडियस का पता हमें लग रहा है। जैसे अगर ये 4 दिया हुआ हो, ये 3 दिया हुआ हो, क्वेश्चन पूछा हुआ हो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कोनिकल वर्ड ऑफ फिश, तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 3 ये है, 3 इधर से। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 3H अपॉन रूट 7। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे और कहाँ काम में आता है, इसके कुछ एप्लीकेशन है जो बुक में हमें दे रखे हैं। जैसे एक है शाइनिंग ऑफ डायमंड, कि डायमंड की शाइनिंग किस वजह से होती है। अब इसका एक मेन रीजन जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला जो है, पहले एक तो क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, फिर करेंगे शाइनिंग ऑफ डायमंड। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द वैल्यू
of mu in the given case. देखो दे ये रखा है, इस लाइन को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। देखो लाइट इस सरफेस पे 45 के एंगल से आती है ए पॉइंट पर, और फिर बी पॉइंट पर TIR शो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। पूछता क्या है, म्यू पूछता है। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमारे सामने आए जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ हो, तो इसमें दो केस होंगे। एक ऐसा सरफेस होगा जहां रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, एक ऐसा सरफेस होगा जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। यहां लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यहां इसका रूल अप्लाई करेंगे। अब इस सरफेस पे इसको बी बोल देते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए किसका लॉ है, स्नेल्स लॉ। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई, कितना दे रखा है 45, आर कौन सा है, आर ये है। चलो एक चीज देखते हैं कि यहां से TIR हुआ है, नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको हम नाम देते थे क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल C है, इस लाइन को थोड़ा आगे खींच दे तो ये एंगल कितना है 90 माइनस C। मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 90 माइनस C। तो यहां लिखेंगे साइन 90 माइनस C। अब साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा। तो म्यू इज इक्वल्स टू आएगा साइन 45 1/√2 और ये कोस C। तो कोस C इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं 1/√2 म्यू। जबकि एट सरफेस बी सरफेस पे क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके लिए म्यू इज इक्वल्स टू क्या है 1/sin C। तो साइन C इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं 1/म्यू। देखो साइन C हमारे पास है, कोस C हमारे पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। आता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर C, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/म्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 2 म्यू स्क्वायर, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 3, या म्यू इज इक्वल्स टू आएगा √3/2। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जब न्यूमेरिकल आए तो क्वेश्चन में नॉर्मली दो सरफेस हमें मिलेगी, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और सेकंड सरफेस पे क्या अप्लाई कर देंगे, लॉ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों से साइन C कोस C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, म्यू की। अब अभी हमने बात की थी कि ये हमारे काम कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां हम इसका यूज डेली लाइफ में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ TIR, फर्स्ट क्या लिखा था हमने, शाइनिंग ऑफ डायमंड। देखो डायमंड के लिए अभी हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल एंगल कितना लेते हैं 24 डिग्री। मान लो ये कोई डायमंड है, ये डायमंड है। अब डायमंड के अंदर क्या है, लाइट एंटर करती है मान लो यहां से, ठीक है। क्रिटिकल एंगल है 24, मतलब ये जो सरफेस है अगर 24 के एंगल से ज्यादा से आती है तो लाइट बाहर निकलने की बजाय इसी में वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो ये लाइट जब बाहर निकलने की बात आती है तो एंगल मोर देन 24 होने की वजह से बाहर आने की बजाय वापस इधर घूम जाती है अंदर।
तो इसके हर फेस से लाइट अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। तो हर फेस से लाइट एंटर होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी लाइट एक जगह कलेक्ट हो जाती है। लाइट हर जगह से अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं आती है। अब ये सारी लाइट जब इसके अंदर एक जगह कलेक्ट होगी तो ये क्या करने लग जाता है, शाइनिंग। तो डायमंड की शाइनिंग का एक रीजन हम क्या दे सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा इसका आता है मिरेज। गर्मी के दिनों में हम रोड पे देखते हैं कि दूर से देखने पर कुछ वाटर सरफेस टाइप का हमें दिखता है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो ये कोई आदमी है, यहां कोई पेड़ है, ठीक है। यहां से जब लाइट आती है, होता क्या है गर्मी के दिनों में, जो रोड है ये वार्म होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। जो एयर है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठने लगता है, ये एयर आ गया ऊपर। अब यहां तो हो जाता है डेंसर मीडियम और यहां हो जाता है रेयर मीडियम। अब जब लाइट यहां से आती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाने लगती है, तो इसके बाद यहां पे ये TIR शो करने लगती है। मतलब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बाहर आने की बजाय इसी सरफेस पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस बार बार TIR होने की वजह से इस पेड़ की इमेज यहां बनने की ट्राई करती है। अब इमेज दो जगह बन सकती है, या तो किसी ग्लास में और या तो वाटर सरफेस में। इसलिए यहां पे हमें क्या दिखने लगता है, वाटर सरफेस। अब जब ये आदमी पास आता है तो ये वाटर सरफेस दिखना डिसअपियर हो जाता है यहां से। क्यों, जब ये आदमी होगा यहां तो देखो लाइट आएगी यूं। अब जो एंगल यहां होगा ये बहुत कम होगा, दिखता है ये एंगल बहुत कम होगा। मतलब जो क्रिटिकल एंगल है उससे कम हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से कम होने की वजह से यहाँ TIR होना बंद हो जाएगा और लाइट कहाँ आ जाएगी, बाहर आने की वजह से यहाँ इमेज बनना बंद हो जाएगा और यहाँ से वाटर सरफेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो दूसरा एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या है, मिरेज, जिसके अंदर रोड के ऊपर गर्मी के दिनों में हमें किस चीज की फीलिंग आती है, वाटर सरफेस की। तीसरा इसका एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर केबल। थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या है, देखो जैसे BSNL लैंडलाइन जो है या जो हम डिश का वायर देखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ बीच में एक मोटा मेटलिक वायर है, इसके ऊपर व्हाइट कलर का प्लास्टिक है। इस बाहर के प्लास्टिक को क्लेडिंग बोलते हैं। क्लेडिंग का मतलब वो चीज जो छाया करके रखती है। और जो अंदर का वायर है इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्रोड मतलब वो वायर। तो जब यहां से लाइट या कोई सिग्नल हम भेजते हैं यूं, तो ये है डेंसर मीडियम, ये क्या है, क्रोड है। और ऊपर क्या है, क्लेडिंग, वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। यहां से जब लाइट आती है तो अब जब डेंसर से रेयर में जाती है तो बाहर निकलने की बजाय वापस इसी मीडियम में उड़ जाती है। ये सिग्नल बार बार TIR शो करता है और इसके बाद जब बाहर आता है तो सिग्नल हमें मिल जाता है। क्या प्रोसेस काम में लिया गया ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी, TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फॉर्मूला जो यहाँ याद रखते हैं, अगर क्रोड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 हो, क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 हो, तो यहां जो क्रिटिकल एंगल है उसका फॉर्मूला हम देते हैं साइन इनवर्स रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। ये था एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए TIR कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। जैसे ये सरफेस है सब यूं, इसके बाद हम लेंस वगैरह की बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। बाय।